नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले 4 विषयों में से अर्थशास्त्र का पेपर है। हम लोग देखेंगे कि टीजीटी 2013 में अर्थशास्त्र विषय में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और पेपर पूछने का आयोग का क्या पैटर्न था, किस पैटर्न पर आयोग ने एग्ज़ाम लिया था तथा किन पेपरों से या किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करने से पेपर के संदर्भ में एक विशेष समझ विकसित होती है और परीक्षा हाल में होने वाला डर भी ख़त्म होता है। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, वस्तु की लागत और संपत्ति। तो मांग को निर्धारित करने वाला तत्व जो है वह वस्तु की लागत नहीं है। बाकी व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत तथा संपत्ति को निर्धारित करने वाले तत्व के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, अवधारणा को चित्र में पहचानिए। तो इस चित्र में जो अवधारणा दी गई है वह प्रभावी मांग के बारे में बताया गया है। प्रभावी मांग वहाँ होती है जहाँ पर समग्र मांग, समग्र पूर्ति आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर प्रभावी मांग की स्थिति देखने को मिलती है। तो सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, तटस्थतावक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के भिन्न संयोगों में संबंध है। तो तटस्थतावक्र के विश्लेषण में वस्तु x तथा y के भिन्न संयोगों में संबंध यह है कि अगर x वस्तु बढ़ेगी तो y घटेगी, विपरीत संबंध होता है। ये सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, आय के आधार पर मांग की लोच में के लिए मांग ऋणात्मक होती है। तो आय के आधार पर गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच में मांग की लोच जो है ऋणात्मक होती है, गिफिन वस्तु हो जाएगा। घटिया वस्तुओं की स्थिति में आय लोच ऋणात्मक होती है तथा उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ इन वस्तुओं की मांगी गई मात्रा कम होती है। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापक हों तो उदासीनता वक्र, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापक हैं तो उदासीनता वक्र दो अक्षों के मध्य 45 अंश सीधी रेखा होगी। डी आंसर सही है। प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में उदासीनता वक्र ऐसा बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत उत्पादन है और उत्पादन औसत उत्पादन है। तो प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पादन अधिकतम है तो प्रतिफल के सीमांत उत्पादन सिद्धांत के अनुसार अगर आरेख से स्पष्ट किया जाए तो आरेख में यह जो आरेख होगा टोटल प्रोडक्शन का और यह जो आरेख है मार्जिनल प्रोडक्शन का और यह आरेख जो है एवरेज प्रोडक्शन का है। अब इसमें पूछा गया है प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पादन अधिकतम है, तो जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तब सीमांत उत्पाद 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्य होगा। किसमें दिया गया, सीमांत उत्पाद धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और औसत उत्पाद ऋणात्मक, औसत उत्पाद ऋणात्मक कहाँ होगा, एवरेज औसत उत्पाद धनात्मक होगा। तो इसमें सब गलत हैं, औसत उत्पाद ऋणात्मक नहीं होगा, औसत उत्पाद कभी ऋणात्मक होगा ही नहीं। तो इसमें सी मान सकते हैं सही है, बाकी ऋणात्मक नहीं या धनात्मक होगा औसत उत्पाद, यह आरेख से स्पष्ट है। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। तो एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में जो है एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक तथा
कम लोचदार होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत पूरी कर पाती है कहलाती है। तो फर्म जहां पर अपनी परिवर्तनशील लागत पूरी कर पाती है उस बिंदु को उत्पादन बंद बिंदु कहा जाता है। बी आंसर सही है। अगला, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर सीमांत आगम उत्पादकता, औसत स्थिर लागत बराबर सीमांत लागत और साधनों का पारिश्रमिक बराबर साधनों की सीमांत उत्पादकता सभी सही है। 9 में डी सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, नाइट का लाभ सिद्धांत आधारित है। तो नाइट का लाभ सिद्धांत जो है बीमा योग्य जोखिम और अनिश्चितता उठाने के कारण को वहन करता है। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार। तो किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग घटेगी जब ब्याज दर बढ़ेगी। मुद्रा की मांग घटेगी जब ब्याज दर बढ़ेगी। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है। तो वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में चालू खाता और बचत खाता को सम्मिलित किया जाता है। ए बी दोनों सही हैं। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों में 28 वाणिज्यिक बैंक हैं और 19 राष्ट्रीय, जिसमें से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं में चालू खाता और बचत खाता दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच हो तो वह कैसी होगी? वह होगी दौड़ती मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच हो तो वह दौड़ती मुद्रास्फीति का एग्जाम्पल होगी। अगला प्रश्न है, स्फीति की स्थिति में ऋणी। तो स्फीति की स्थिति में ऋणी को फायदा होगा। ये सही है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी शाख नियंत्रण का उदाहरण है या उपाय है। तो रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी शाख नियंत्रण का उपाय जो है नकदी भंडारण है। नकदी भंडारण ए में दिया गया है। ए सही है। शाख नियंत्रण से अभिप्राय देश की शाख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। केंद्रीय बैंक के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य शाख नियंत्रण का होता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा संपन्न किया जाता है और शाख नियंत्रण के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपाय होते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जाने वाला सबसे प्रभावी शाख नियंत्रण उपाय जो है नकद भंडारण को आरक्षित करना है। ये सही है। अगला, केन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है। तो केन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग जो है आय, जनसंख्या, रुचि, आदतें, प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहद मुद्रा। तो बृहद मुद्रा M3 को बृहद मुद्रा कहते हैं। M3 को बृहद मुद्रा कहते हैं। मुद्रा की 4 माप है, M1, M2, M3 और M4 मुद्रा की 4 मापों को शामिल किया गया है, जिसमें M1 C+DD+OD को शामिल किया गया है और M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाओं को शामिल किया गया है। M2 में शामिल किया गया है M1 प्लस सहकारी बैंक की जमाओं को या बैंकों की जमाओं को और M4 में शामिल किया गया है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से भारत में मौद्रिक माप के जो है मुद्रा की पूर्ति के माप के 4 अवधारणाएं प्रचलित हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 जो है सबसे तरल मुद्रा है तथा M4 सबसे अतरल मुद्रा के रूप में शामिल है तथा व्यापक मुद्रा M3 को माना गया है। अगला जो प्रश्न है, लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और भूमि की अलग अलग उर्वरता होती है। यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार निम्न रूप में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा निकट रूप में वर्तमान में जो मुद्रास्फीति का प्रकार है वह मांगजन्य मुद्रास्फीति है। अगला प्रश्न है, आभास लगान। तो आभास लगान किसे कहते हैं? दीर्घकाल में प्राप्त होने वाला आभास लगान दीर्घकाल में नहीं प्राप्त होता है। दीर्घकाल में नहीं, अल्पकाल में अस्थायी अतिरेक स्थायी नहीं होगा। अल्पकाल में अस्थायी अतिरेक बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया है। तो अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन जो है नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। अगतशील मुद्रा का प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री। बी और सी, डी आंसर सही है। अगला, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे कहते हैं। जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे अविस्फीति कहते हैं। अविस्फीति। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद पाया जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स पाया जाता है, बाकी फेरा नहीं है, फेमा नहीं, इनमें से कोई नहीं है। हो जाएगा 1947 में गैट की स्थापना के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। अगला प्रश्न है, जो है 24 नंबर, चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के उपाय हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के उपाय जो हैं वह तटकर द्वारा है, कह सकते हैं। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को तटकर कहा जाता है। आयातों पर लगाया गया जो कर है वह तटकर होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है। तो कीमत भी प्रभावित करती है, आय भी प्रभावित करती है और ब्याज दर भी प्रभावित करती है। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन जो है पूंजी खाते में घाटे के रूप में इच्छित होता है। बी सही है। अगला, विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक की संस्था नहीं है। बाकी IBRD, IDA, IMF, मीगा यह सब विश्व बैंक की संस्थाएं हैं। विश्व बैंक की 5 संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है। यह मत वैगनर का है। अगला प्रश्न 29 नंबर है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगार उत्पत्ति, कीमत स्थिरता, उपयुक्त सभी। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, किन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी में अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है। तो किन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का जो अंतिम उपाय है वह सरकारी व्यय है। किन्स सरकारी व्यय पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत जो है वह है बिक्री कर। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है। तो आयात नियंत्रण जो है मौद्रिक उपाय नहीं है। बाकी अविस्फीति, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन मौद्रिक उपाय के अंतर्गत आते हैं। व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है। तो व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है पूर्ण रोजगार से संबंधित है। रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जिनके अनुसार बेरोजगारी स्थिति असामान्य होती है। अगला 34 नंबर प्रश्न है, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय हैं। तो मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपायों में नकदी कोष अनुपात को बढ़ाना, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकदी कोष अनुपात को घटाना। तो वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना और नकदी कोष अनुपात को घटाना मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक उपाय में शामिल हैं। बी और सी सही है। बी और सी, डी ऑप्शन सही है। अगला 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न क्या है, आरेख में कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है। तो इस आरेख में अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताया गया है। वे कर जो वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से लिया जाता है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है और इसके अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और शिक्षा उपकर, वाहनों पर कर आदि शामिल किया गया है। इस आरेख में अप्रत्यक्ष कर को दिखाया गया है। और इस आरेख में 36 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त चित्र में संतुलन अवस्था दर्शा रही है। तो इस चित्र में संतुलन की अवस्था जो है हानि की स्थिति को बता रही है। प्रोडक्शन प्राइस जो है इतनी है और उत्पादन लागत इतनी है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, हानि अगर पूछा जाए तो D, P0, C और E1 के बराबर हानि हो रही है फर्म को।
अगला जो प्रश्न है, गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? तो गिफेन वस्तुएं निम्न श्रेणी की वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत जिस संस्था का निर्माण नहीं हुआ वह है? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन का निर्माण नहीं हुआ। विश्व व्यापार संगठन का निर्माण 1 जनवरी 1995 के तहत हुआ था। और बाकी ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो तो ऐसी स्थिति को पैरेटो अनुकूलतम कहते हैं। और पैरेटो अनुकूलतम बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही आंसर है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास एवं समस्याओं से जो भी प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, 1990-91 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं है। लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना सम्मिलित है, निजीकरण, विदेशी निवेश सम्मिलित है या संरक्षण सम्मिलित नहीं है 1990-91 की औद्योगिक नीति में। अगला 41 नंबर प्रश्न है, क्या है, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? तो समावेशी वृद्धि सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 12 तक था। अगला प्रश्न है, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयातक वस्तु कौन सी है? तो खनिज तेल वर्तमान समय में भारत की प्रमुख आयातक वस्तुओं में शामिल किया गया। अगला 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है क्योंकि जोत उपविभाजन और विखंडित है, इसलिए मशीनीकरण संभव नहीं है। ये सही है। अगला राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, तो आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता, यह सभी जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। अगला 45 नंबर प्रश्न है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? तो मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का जो अंतिम उपाय है वह सरकारी व्यय है। यह प्रश्न भी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? तो राज्य का सबसे ज़्यादा सार्वजनिक आय का स्रोत विक्रय कर है। अगला है, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई है। सबसे अधिक कमी जो है जोत की सीमाबंदी में पाई गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में लघु उद्योगों में निवेश की राशि सीमा क्या है? तो यह जो प्रश्न 2013 का है तो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच थी और वर्तमान में 2020 में निवेश की सीमा को बदल दिया गया है। अगला 49 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है। तो भारत में अधिकतम बेरोजगारी जो है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी देश के पिछड़े तथा गिरे हुए आर्थिक विकास के स्तर का परिणाम है। अल्पविकसित देशों में विशेष रूप से इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन आयोजन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का पाया जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बेरोजगारी के आकार में गिरावट आई? नहीं, गलत है। भुगतान संतुलन की समस्या का निवारण हो गया? यह भी गलत है। निर्धन और समृद्ध वर्ग के बीच खाई भर गई? यह भी गलत है। बचत और निवेश की दरों में वृद्धि आई? यह सही कह सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता मजबूत हुई। उपभोक्ता व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यक्तियों में जागरूकता, शांति और राजनीतिक स्थिरता के कारण बचत और निवेश की दरों में वृद्धि आई। अगला 51 नंबर, नवीन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। तो नवीन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति का जो आधार है वह शिशु उद्योग तर्क है। शिशु उद्योग तर्क डी ऑप्शन दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 से की गई थी और 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की थी। सरकार ने नवीन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार शिशु उद्योग तर्क को लिया था। अगला है 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है 4.8% रही। अगला 53 नंबर, महालनोबिस मॉडल आधार था किस पंचवर्षीय योजना का? तो महालनोबिस मॉडल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। अगला प्रश्न है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला 54 नंबर, रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं में उड़ान की अवस्था में निवेश की आवश्यक दर क्या है? तो उड़ान की अवस्था में निवेश की आवश्यक दर जो है 10 से 15% के बीच बताई गई है रोस्टो द्वारा। रोस्टो आर्थिक विकास के 5 चरणों की बात करते हैं। अगला
55 नंबर प्रश्न है, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किया। तो व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, यह एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। जिसमें इन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि देश अधिक व्यापार करते हैं, उनकी विकास दर अधिक है, व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ता है और उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। अगला है 56 नंबर, निम्नलिखित में से विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया मुक्त व्यापार, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन। तो विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन। बी आंसर सही है 56 नंबर प्रश्न का। अगला 57 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक जमा, अगर प्रारंभिक जमा रुपये जो हैं वह 1 लाख हैं, नकदी शेष 20% है, तो ऋण की उत्पत्ति होगी। तो ऋण की उत्पत्ति P/R × 100 करके निकाला जाएगा, तो यह 5 लाख रुपये आ जाएगा। बी सही है। सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है, तो सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि जो है अस्वीकार्यता है, पुनर्शोधन है, परिवर्तन है। भारत नियोजन से उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय नियोजन पद्धति सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकाधिक विकास की कार्यनीति पर आधारित रही है। सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि के अंतर्गत परिवर्तन, पुनर्शोधन तथा अस्वीकार्यता आते हैं, तो उपयुक्त सभी से आंसर सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूबुल हक एवं अमर्त्य सेन के अथक प्रयासों द्वारा बनाया गया, जिसे UNDP ने अपनाया। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को शामिल किया जाता है। अगला, कागजी स्वर्ण का अर्थ है यूरो, डॉलर, विशेष आहरण अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो कागजी स्वर्ण का अर्थ विशेष आहरण अधिकार से लिया गया है। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा सृजित एक मुद्रा पत्र मुद्रा है, जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। SDR का प्रारंभ 1970 में हुआ था। इस सामान्य स्वीकृति के कारण ही यह कागजी मुद्रा का कार्य करता है तथा इसलिए इसे स्वर्ण पर मुद्रा के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला है 61 नंबर प्रश्न है, राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार है। तो राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार जो है समाजवाद से लिया गया है। मार्क्स ने समाजवाद की जो संकल्पना की थी, उसके अनुसार समाज से धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, संपत्ति सबकी समझी और अन्याय का कोई स्थान नहीं रहेगा। मार्क्स के समाजवाद से यह विचार मिलता है कि राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है। समाजवाद का विरोध पूंजीवादी विचारधारा से होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है? नहीं। अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है? नहीं। अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है? नहीं। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। धन के अध्ययन की आलोचना जो है अर्थशास्त्र को गणित विज्ञान या कुबेर का विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। अगला प्रश्न है VIS का अर्थ है? तो VIS का अर्थ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यह नहीं है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यह सही है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए 63 का सही आंसर डी है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2013 का पेपर, साल के अर्थशास्त्र का पेपर था, जो रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है तथा पेपर के पैटर्न को समझने के लिए महत्वपूर्ण है तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, किसी माध्यम से आपको चैनल देखने को मिला है, तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें।